वेलकम बच्चों, हम लोग अपनी साइंस की क्लास में फिर से आते हैं। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में बच्चों हम लोग देख रहे थे कि अभी तक हम लोगों ने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का पढ़ा और नील्स बोर का परमाणु मॉडल और बोरबरी का इलेक्ट्रॉन वितरण नियम पढ़ा। इसके आगे आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, संयोजकता। पिछले चैप्टर में कुछ संयोजकता के बारे में बताया था, आज ये टॉपिक हम लोग फिर से देखेंगे। उसके बाद परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारी। तो आज इन टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं संयोजकता। ठीक है, बच्चों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं संयोजकता। आखिर संयोजकता होती क्या है? ठीक है, किसी भी परमाणु, हर परमाणु की क्या होती है, दूसरे परमाणु से जुड़ने की एक क्षमता होती है। जब वो परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो उसमें उसकी संयोजकता जो होती है सबसे अहम रोल निभाती है। जिस परमाणु की संयोजकता जितनी होती है उतनी ही उसकी किसी भी तत्व या परमाणु से दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता अधिक होती है। संयोजकता बेसिकली होता क्या है? संयोजकता क्या होता है, जो बाहरी, आप लोगों को बोरबरी का नियम बताया गया था कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है 2n था, 2 के फॉर्मूले से होता है। ये था पहली कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हम लोग 2 और 8 को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, ये जो 2 और 8 का रोल है यही संयोजकता के लिए होता है। दूसरी चीज बताई गई थी कि जो अंतिम कक्ष होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी कोई भी परमाणु है, ये नाभिक हो गया और उसकी ये कक्षाएं हो गई। तो अगर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी में इसमें मैक्सिमम कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं इसमें, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो ये जो आखिरी कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का ही रोल दिखाया जाता है। अगर इसके ऊपर भी हम अगली कक्षा बनाएंगे तो उसमें जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो जाएगा अगली कक्षा प्रारंभ नहीं होगी। ठीक है, तो संयोजकता क्या होती है, एक हिसाब से किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। जब यदि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी, इसकी संयोजकता जो होगी एक हिसाब से हम इसको 0 कह सकते हैं। 0 कह देंगे कि अर्थात ये जो परमाणु है, ठीक है, ये जिस भी तत्व का परमाणु है, जिस भी पदार्थ का परमाणु है उसकी जो जुड़ने की क्षमता है वो 0। अर्थात ये जो है वायुमंडल में या हमारी पृथ्वी पर ऐसे परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं जिनको हम लोग अक्रिय नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अक्रिय नाम। ठीक है, तो सबसे सही बस ये चीज आप देखिए कि अगर कक्षाएं इसकी पूरी भरी हुई हैं, जितनी इसको जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। ठीक है, तो संयोजकता समझने के लिए 2 चीजें हम लोगों को ध्यान में देना होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं आखिर वो दो चीजें हैं क्या। बच्चों संयोजकता के लिए मैंने कहा 2 चीजें होनी है। तो चलिए जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेती हूँ हाइड्रोजन का। सबसे छोटा उदाहरण है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया।
अगर जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाभिक हो गया, ठीक है, ये नाभिक हो गया और इलेक्ट्रॉन का जब वितरण करेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मैंने बताया कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2। इसके पास है कितना, 1, ठीक है, तो इसको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन हो सकती है, या तो हम एक ले लें या एक किसी को दे दें, ये कंडीशन हो रही है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए तो इसके ऊपर कक्षा इसकी पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर चाहे तो ये क्या कर सकता, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो किसी को दे दे। अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्लस का। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी संयोजकता हो गई 1, ठीक है। तो इस तरीके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसकी संयोजकता 1 हो गई, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कितने की जरूरत थी, 1 की, ठीक है। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला उदाहरण बच्चों हम लोग ऑक्सीजन का लेते हैं। किसका लेते हैं, ऑक्सीजन का। ये हम लोगों ने ऑक्सीजन का उदाहरण लिया। ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका अगर हम लोग बोरबरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे तो देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली कक्षा में 6 और 2 को मिलाएंगे तो होगा कितना, 8, ठीक है। तो पहली कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये पूरा हो गया, ठीक है। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब हम भरते हैं, ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। और मैंने बताया अष्टक नियम के अनुसार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने होने चाहिए, 8 है, कितना 6। तो अंतर दोनों का कितना आया, 2। तो अर्थात इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन ये है कि या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, किसी को दे दे, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। क्या कर ले, 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो सबसे सरलतम चीज क्या होगी यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी संयोजकता देखते हैं तो ये देखते हैं कि क्या चीजें कम है, ठीक है। अगर देना अधिक है और लेना कम है तो यहाँ ले लिया जाता है, और लेना अधिक है और देना कम है तो दे दिया जाता है। तो यहाँ पर देने वाली कंडीशन क्या है, नहीं ली जाएगी, लेने वाली। जब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का 2। क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो एक हिसाब से इसकी संयोजकता जो हो गई, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2। अगर हम इस पे आयन देखें कि इस पर कितना आयन आ रहा है, तो जब हम समीकरण लिखेंगे तो इस पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, ये 2, ठीक है। और एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं सोडियम का। सोडियम जिसका रासायनिक सूत्र Na होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 11। तो जब भी देखिए इसका, तो हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2 10 और 1 11, ठीक है।
तो इस तरीके से तो ये नाभिक हो गया। इसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी पूरे हो गए। ठीक है, अगली कक्षा में है इलेक्ट्रॉन 1। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन क्या है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो अब यहाँ पर इसको आसानी किस में होगी? 7 मांगने में या 1 देने में। तो जाहिर सी बात है 1 देने में। तो यहाँ पर क्या इसके लिए पॉसिबिलिटी हो गई कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो जब ये देगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? ये। और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। ठीक है, और आयन का सिंबल, इस पे आयन जो हो जाएगा +1 का चार्ज आ जाएगा आयन। तो यहाँ पर आप लोगों को संयोजकता समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट टॉपिक द्रव्यमान संख्या पे आते हैं। तो द्रव्यमान का मतलब होता है एक हिसाब से भार। ठीक है, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था, रदरफोर्ड ने हम लोगों से क्या कहा था? उन्होंने कहा कि परमाणु, किसी भी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में होता है। कहाँ पे होता है? नाभिक पे। और आप लोगों को पता होगा कि नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? नाभिक के भीतर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या का क्या अर्थ होगा? कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो किसी भी परमाणु में जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, वो क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके नाभिक में जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, दोनों का योग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। जैसे कार्बन है, हमारा तत्व क्या है? कार्बन। उसमें प्रोटॉन कितना होता है? 6 और न्यूट्रॉन भी कितना होता है? 6। तो परमाणु में क्या हो गया? यहाँ पर द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी हो गई? द्रव्यमान संख्या 6 + 6 = 12। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? 12। इसको हम लोग एक चिन्ह से करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो द्रव्यमान संख्या 12 म्यू। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संख्या आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस सरल सी चीज है द्रव्यमान संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं परमाणु संख्या। अगला टॉपिक बच्चों हमारा है परमाणु संख्या, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। जैसे ये किसी परमाणु का नाभिक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन होंगे, ठीक है, नाभिक के भीतर जितने भी प्रोटॉन होंगे, वो जो होती है उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, और जो प्रोटॉन, जितने ही प्रोटॉन होंगे किसी भी परमाणु में एक स्थिर अवस्था में, ठीक है, स्थिर अवस्था में प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। तो किसी भी परमाणु का जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होती है। जब भी किसी चीज़ का परमाणु संख्या पूछी जाएगी तो वहाँ पर हम लोगों को प्रोटॉन बताना है और
या तो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसको बताना। स्थिर अवस्था में हमेशा ध्यान रखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं समस्थानिक। बच्चों हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं समस्थानिक। स्थानिक, स्थानिक मतलब स्थान समान होना चाहिए। समस्थानिक मतलब ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं में, ठीक है, ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, समान हो तथा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, समस्थानिक। वहां पे परमाणु संख्या क्या होगी, समान होगी, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, अर्थात उसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाएगी, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। जैसे हम लोगों का हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आइए बताते हैं इसको। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, जो प्रोटियम होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 1 होगा, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक संख्या क्या होगी, 1। ठीक है, दूसरा जो होगा ड्यूटेरियम, उसमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या 2 और परमाणु संख्या 1। ठीक है, इसी तरीके तीसरा ट्राइटियम, उसमें 3 और यहाँ पर 1। तो इस तरीके परमाणुओं के समस्थानिक आप लोग समझ गए होंगे। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, समभारित। क्या होता है, समभारित। समभारित में क्या होगा, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत से हमारे तत्व और यौगिक तत्व होते हैं जिनके जो क्या होते हैं, समभारित, जिनका द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो समिजोड़ होता है वो समान होता है, जबकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो इस तरीके